मानसून सीजन में बारिश कहीं तरसाती है तो कहीं सताती है। देश के कई हिस्से अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोग एकटक नजरों से मदद की आस में बैठे हैं और अच्छी खबर यह है कि बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हमारे जलदूत बिना अपनी जान की परवाह किए अपना फर्ज निभा रहे हैं। सिर्फ एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले और आम लोग भी सैलाब के सामने चट्टानी हौसला दिखा रहे हैं। देखिए सर। इस पहाड़ी नदी का सामना करने की हिम्मत भला किसमें होगी। इसकी रफ्तार ऐसी है कि पलक झपकते ही किसी को भी अपने साथ बहा ले जाए। लेकिन एक शख्स की जान बचाने के लिए ये लोग नदी के सामने डट गए। अपनी जान दांव पर लगाकर एक मैकेनिक की जान बचाने की चुनौती स्वीकार की। ये जंग आसान नहीं थी, लेकिन हौसला भी कम नहीं था। ये तस्वीर पिथौरागढ़ के धारचूला इलाके की है, जहां बारिश की वजह से कुमतीगाड़ नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। इसके आसपास भी जाना खतरे को न्योता देना है। लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत करने गए एक नौजवान का पैर फिसल गया और वो इस नदी के किनारे एक खाई में जा गिरा। जैसे ही इसकी खबर मिली, आसपास के लोग और पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए जुट गए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उफनती नदी को पार करके नौजवान तक कैसे पहुंचा जाए। रस्सी के जरिए लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी को पकड़े और एक दूसरे को सहारा देते लोग घायल नौजवान तक पहुंच गए, जो खुद चल पाने में असमर्थ था। इसके बाद उसे पीठ पर लादकर नदी पार करने का मिशन शुरू हुआ। देखने में जो रास्ता बस कुछ कदमों का नजर आ रहा था, असल में उसे पार करना बेहद कठिन काम था, क्योंकि नदी की रफ्तार का सामना करना मुश्किल हो रहा था। अगर किसी का हाथ रस्सी से छूट जाता तो उसे बचाना भी नामुमकिन होता। लेकिन लोगों ने समझदारी से एक एक करके नदी पार की और अपने साथी घायल नौजवान को भी सही सलामत ले आए। ये रेस्क्यू मिशन कई घंटे तक चला। हालांकि नदी की तेज लहरें रास्ता रोकती रही, लेकिन आखिरकार मिशन कामयाब रहा। बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से आई बाढ़ ने देवभूमि को बेहाल कर रखा है। एक महीने से रह रहकर होती बारिश से पहाड़ भीतर तक गीले हो चुके हैं और किसी जर्जर मकान की तरह जहां तहां दरक रहे हैं। नदियों में पानी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां इन दिनों कांवड़ियों की भीड़ है। लेकिन मां गंगा में नहाते या गंगा को पार करते हुए जरा सी चूक खतरनाक हो सकती है। और यही हुआ दो नौजवानों के साथ। पानी की रफ्तार समझने में चूक हुई और ये नौजवान पानी में डूबने लगे। लेकिन तभी कावड़ घाट क्षेत्र में मौजूद जल पुलिस की नजर उन पर पड़ गई। स्टीमर पर तैनात टीम तेजी से आगे बढ़ी और उसे डूबने से बचा लिया। इसी तरह प्रेमनगर आश्रम के पास गंगा पार करने की कोशिश करता हुआ एक लड़का नदी में डूबने लगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि रेस्क्यू टीम की नजर उस पर पड़ गई। नदी की तेज धार से मुकाबला करते हुए एक जवान उसे किनारे तक ले आया। जहां भी संकट है, वहां रक्षा के लिए रेस्क्यू टीम के जवान मुस्तैद हैं। कहीं एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, तो कहीं एसडीआरएफ लोगों को मुसीबत से निकाल रही है। जरूरत पड़ने पर इस मिशन में कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर भी शामिल हो रहे हैं और सेना के जवान भी।
पुंछ में ये 2 लड़के खुशकिस्मत रहे, सेना के जवानों ने दोनों को डूबने से बचा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में दोनों लड़के बेतार नदी में फंस गए थे। अचानक बढ़े जलस्तर की वजह से उनको नदी से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों लहरों के बीच चट्टान पकड़कर बैठे थे। जैसे ही सेना को इसकी सूचना मिली, सेना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून की बारिश कई राज्यों में कहर बनकर बरस रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत भारत के कई राज्य हैं जहां पर मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। बारिश और बाढ़ की आफत तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। अभी आपने उत्तराखंड की तस्वीरें देखी हैं, वहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 से 21 जुलाई के बीच उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश 20 जुलाई को बहुत भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने वहां जताई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में उफान आ गया। राजस्थान में भी भारी बारिश हो रही है और कई शहर कुछ घंटे की बारिश में ही लबालब हो जा रहे हैं। बूंदी में बरसाती नदियां उफान पर हैं। आगे भी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। गुजरात का हाल भी वैसा ही है। बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां की 3 नदियां पूर्णा, कावेरी और अंबिका उफान पर हैं। गुजरात में भी बारिश से अभी राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ की तबाही है। गढ़चिरौली पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गया। यहां सभी नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र को अभी अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी और मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण और गोवा, केरल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो जहां एक और गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक बारिश डरा रही है, वहीं दिल्ली में मॉनसून का इंतजार है। दिल्ली में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, लेकिन उसके बाद धूप खिलने से दिल्ली में फिर से उमस पड़ गई है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी गर्मी और उमस से दो चार हो रहे हैं। राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा 59% बारिश की कमी है। हालात ये है कि कम बारिश से सूखे का संकट गहराने लगा है, लेकिन उम्मीद है कि देर से ही सही बादल बरसेंगे, तापमान कम होगा और किसानों की चेहरे भी खिलेंगे। मॉनसून की बात के बाद अब बात मॉनसून सत्र की। आज पहला दिन था, सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और फिर वही जिसका अंदाजा सबको था, यानी कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। इस तरह मुद्दों पर खुलकर बात करने की प्रधानमंत्री की अपील का खास असर नहीं हुआ। असल में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में सियासी गर्मी ज्यादा रहने वाली है। कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन सरकार की कोशिश है कि सदन में हंगामा कम और कामकाज ज्यादा हो। आज प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष पर चुटकी ली। न बाहर की गर्मी कम हो रही है, पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है, संकल्प लेने का एक कालखंड है। उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉनसून सत्र की अहमियत बताई, लेकिन संसद के सत्र का आगाज उसी अंदाज में हुआ जैसा अनुमान था। पहला दिन भी हंगामे से खाली नहीं गया। ये सत्र की शुरुआत है, आगे किस हद तक रस्साकशी होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। हालांकि मौजूदा सत्र की सियासी गर्मी का अनुमान लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इशारा कर दिया था। न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से
बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने सांसदों से सदन में खुले दिल से बातचीत करने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव होने की वजह से संसद के लिए भी बड़ा मौका है। सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो। हालांकि महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मानसून सत्र बेहद अहम है। 18 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 32 बिल पेश किए जाने हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में अहम विधेयक हैं, जिन्हें मानसून सत्र के दौरान पास कराने का लक्ष्य रखा गया है और विपक्ष को भरोसा दिया गया है कि चर्चा के बाद ही हर बिल पर सरकार आगे बढ़ेगी। देखिए जी, ऑल 32 बिल्स आएगा ही आएगा, हमने ऐसे नहीं कहा। 32 बिल्स आर इंडिकेटेड, 14 आर रेडी एंड सम ऑफ दोज बिल्स, इसमें कुछ बिल्स वो स्टैंडिंग कमेटी को भी होके आए हुए हैं। स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है हमारे पास, वो बिल हम पारित करेंगे, बाकी बिल हम चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बिना चर्चा हमने, एंड एक भी बिल जब वो कोऑपरेट करते हैं, हम बिना चर्चा करने पारित करने के लिए हम तैयार नहीं है। सभी 32 बिल आएंगे ही ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक भी बिल बिना चर्चा के पास नहीं होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा। महंगाई से लेकर अग्निपथ योजना और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। देश में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। हालांकि ये सत्र पहले से अलग हो सकता है, क्योंकि इस बार संसद परिसर में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तख्तियां या फिर प्लेकार्ड्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। तल्ख तीखे शब्दों की भी मनाही है। सत्र के पहले दिन गहमा गहमी के बीच सदन में खूबसूरत तस्वीर भी नजर आई, जब नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। इस दौरान अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर आसनसोल से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा मीसा भारती और क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। ईश्वर दी सोच चकदा हां कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा। सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र में हंगामा कम और काम ज्यादा हो।
ताकि सभी जरूरी बिलों को पारित कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे मानसून सत्र इस बार बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि ये सत्र आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हो रहा है और सरकार इस सत्र में कई कानूनों को पहले से और मजबूत बनाने जा रही है। तो कई नए विधेयक भी लाए जा सकते हैं। सरकार ने 32 नए बिल की सूची तैयार की है, यानी सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। इनमें से 24 नए हैं, 8 बिल फिर से विचार के लिए पेश किए जाने हैं। जो नए बिल हैं उनमें द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 की चर्चा है और इस बिल का उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में काम कर रहे 1500 से ज्यादा कोऑपरेटिव संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लाना है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए साधन जुटाने की शक्ति देना है। दूसरा बिल प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2022 है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के माध्यम से 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को सरल किया जाएगा, जिसके दायरे में डिजिटल मीडिया को भी लाने की कोशिश है। इसके साथ ही दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य सीमा पार दिवाला पर प्रावधान पेश करके दिवाला और दिवालियापन संहिता को और मजबूत करना है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष विधेयक के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को और अधिक अधिकार देने का बिल भी पेश किया जा सकता है। इसके तहत प्राचीन स्मारकों से संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तियों की तस्करी विधेयक भी है, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने के प्रयास करता है। मसौदा विधेयक के अनुसार तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है और सबसे बड़ी बात, दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अच्छी खबर है, नेत्रहीनों के लिए बड़ी खास न्यूज है ये। गुड न्यूज ये है कि एक ऐसा चश्मा बनाया जा रहा है जो नेत्रहीनों के लिए भी आंखों का काम करने वाला है। इस चश्मे की खासियत ये है कि ये स्मार्ट ग्लास की तरह ही काम करेगा। आईआईटी धनबाद इस खास चश्मे को बना रहा है और इसकी मदद से नेत्रहीन रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझ जाएंगे, क्योंकि चश्मे में एक चिप होगा। किस तरीके से चश्मा काम करेगा देखिए जरा। अब दृष्टिहीन लोगों का रास्ता होगा आसान। रास्ते की हर रुकावट को पहचान लेगा चश्मा। रास्ते में आने वाली हर रुकावट की पहले ही मिल जाएगी जानकारी। ऐसा चश्मा जो हर खतरे को भाप लेगा, क्योंकि चश्मे में लगे सेंसर रास्ते में आने वाली हर बाधा की जानकारी देंगे। इस सपने को साकार करने के लिए पिछले 10 सालों से धनबाद आईआईटी के प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे और अब ऐसा डिवाइस तैयार किया गया है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए आंखों का काम करने वाला है। हालांकि आंखें देखने में तो मदद नहीं करेंगी, लेकिन इस चश्मे में लगे सेंसर रास्ते में आने वाले किसी भी पत्थर या रुकावट की पहचान कर उसकी जानकारी दे देंगे। दरअसल इस खास चश्मे में चिप का इस्तेमाल किया गया है। ये चिप रास्ते में आने वाली रुकावट के बारे में जानकारी देगी, जो नेत्रहीन लोगों की मदद करने में कारगर बताई जा रही है। ये एक सेंसर सक्षम ऑडियो सिस्टम है जो रास्ते की रुकावट को पहचानेगा। खास बात यह है कि इसे बिना इंटरनेट की मदद से बनाया जा रहा है। जैसे स्मार्ट वॉच चलती है, कुछ वैसे ही ये डिवाइस काम करेगी। बिना इंटरनेट के इस डिवाइस में बिजली की भी कम खपत होगी और ज्यादा देर तक ये स्मार्ट ग्लास काम करेगा। हमारा ये चश्मा है, चश्मा पे चिप लगा रहेगा, सेंसर लगा रहेगा और वो सेंसर जो बहुत लो पावर्स हमारा कंज्यूम करेगा, बहुत लो पावर्स होगा और उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। और हम लोग कोशिश करें विदाउट इंटरनेट
जो क्लाउड यूज कर रहे थे आज का रेसिस्टिव स्मार्ट क्लास में, उसको नहीं यूज करके मेमोरी बेस्ड न्यूरोमॉर्फिक स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क लगा के एक चश्मा बनाया, जो कि अगर वो अंधे आदमी उसको पहन के पाथ में चलेंगे तो कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उससे उसको चेतावनी मिल जाएगा कि आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल, आप रुक जाइए। इस तरह करके कुछ उसको चेतावनी मिलेगा। मतलब घर के अंदर से लेकर बाहर तक, यानी कि सड़क पर भी नेत्रहीन लोगों के सामने कोई भी बाधा आई तो ये स्मार्ट ग्लास सिग्नल दे देगा। इस प्रोजेक्ट पर आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग की 6 सदस्यीय टीम इस चश्मे पर शोध कर रही है। देश में हो रहे ये आविष्कार नए भारत की पहचान है और इन आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी मदद कर रही है। चिप स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने मदद की है। केंद्र सरकार ने आईआईटी धनबाद को 86.25 लाख रुपए का फंड दिया है। 4 जुलाई को गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह में ये फंड जारी किया गया। तो नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया वीक गुजरात में जो है हम लोग 86.25 लाख रुपए देने के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट को सेकंड पोजीशन मिला। 30 इंस्टीट्यूट का डिक्लेयर किया, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट सेकंड नंबर पे नाम आया है। प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलने के बाद प्रोफेसर का दावा है कि आने वाले 5 सालों में नेत्रहीन लोगों के लिए ये सिस्टम विकसित कर लिया जाएगा और बाजार में उपलब्ध होगा। 5 साल का है वो धरातल पे लाने के लिए हम लोग एक बेंगलोर की कंपनी चिप स्टेट इंडिया लिमिटेड के साथ लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ हमने लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी, उनसे परमिशन भी ले लिया है। अब उस पर काम स्टार्ट होगा हमारा। जाहिर है कंप्यूटिंग सिस्टम पर आधारित ये ऑडियो सिस्टम दृष्टिबाधित लोगों को स्वतंत्र रूप से चलने में मदद करेगा। इसके आने से उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। आम लोगों की तरह वो भी बेझिझक रास्ते पर चल पाएंगे। धनबाद से सितून मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात आम्रपाली ग्रुप के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की, जिसको लेकर गुड न्यूज सामने आई है। आम्रपाली ग्रुप के सभी अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही एनबीसीसी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 2 प्रोजेक्ट्स के करीब 170 फ्लैट बायर्स को उनके आशियाने की चाबी सौंप दी है। और इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में सामने आई है, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि आम्रपाली के हजारों फ्लैट बायर्स को जल्दी ही उनके सपनों का घर मिल जाएगा। देश के मेट्रो शहरों में एक अदद मकान का सपना देखने वाले अक्सर बिल्डरों की धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। चाहे देश की महानगरी मुंबई हो या फिर दिल्ली एनसीआर का इलाका, बिल्डरों की धोखाधड़ी और लेट लतीफी के शिकार हुए लोग मिल ही जाएंगे। आम्रपाली के हजारों फ्लैट बायर्स इसका जीता जागता उदाहरण है, जिनके आशियाने का सपना चूर चूर होने वाला था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा नहीं होने दिया। बिल्डर के रवैये से नाराज फ्लैट बायर्स ने मदद के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स की पूरी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया और अपनी देखरेख में फ्लैट बनाने का जिम्मा एनबीसीसी को दिया। अब गुड न्यूज ये है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली के 2 प्रोजेक्ट्स में कई खरीदारों को उनके आशियाने की चाबी मिल गई, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमने 28 अगस्त 2012 में बुक कराया और अब 2022 आ गया है, अगस्त भी आने वाला है, लेकिन हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। सैटरडे को जो फंक्शन हुआ था 17 को, तो उसमें हमें पोजीशन लेटर मिल गया है। उम्मीद है हमें कि एनओसी भी मिल जाएगी और हम अब शिफ्ट कर पाएंगे। इन लोगों के लिए लड़ाई आसान नहीं थी, मगर लोगों ने हार नहीं मानी। साल दर साल गुजर गए, तब जाकर फ्लैट की चाबी हाथ लगी। हालांकि अभी भी सैकड़ों फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जिनको फ्लैट मिलने का इंतजार है। मैंने अपना यूनिट अप्रैल 2011 में बुक किया था और जो ओरिजिनल डिलीवरी मुझे प्रॉमिस की गई थी वो थी 2013 दिसंबर। तो उसके बाद तकरीबन 9 साल हो गए हैं और अभी भी इंतजार है। आम्रपाली ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट्स के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 महीने में
800 से ज्यादा फ्लैट बायर्स को भी उनके फ्लैट की चाबी मिल जाएगी। ड्रीम वैली नाम के तहत जो विला बने थे उसके बायर्स ने एक ड्रीम देख लिया कि अब उनके बच्चे एक ऐसे मकान में रहेंगे जहां जमीन भी उनकी होगी और छत भी उनकी होगी। लेकिन ये सपना धीरे धीरे टूटता गया, खराब होता गया और आज लगभग 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर पोजीशन नहीं मिला है। हार कर बायर्स 2017 में सुप्रीम कोर्ट गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि अब आम्रपाली के सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी बनाएगी, उन्हें पूरा करेगी। और अब यहाँ से अच्छी खबर यही आज कि एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट्स को लगभग कम से कम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है और यहाँ पर 20 से ज्यादा जो बायर्स थे उनको पोजीशन लेटर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर एनबीसीसी ने जुलाई 2019 में आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल से कामकाज ठप रहा और अब जब हालात थोड़े बेहतर हुए हैं तो फिर से एनबीसीसी ने अधूरे पड़े फ्लैट्स को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। कोशिश यही है कि अगले 2 सालों में 20,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स के सपनों का घर उनको दे दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आम्रपाली को फ्लैट बायर्स को धोखे में रखने और किसी एक प्रोजेक्ट की रकम दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश करने का आरोप है। जब तय समय पर फ्लैट्स नहीं मिले तो पैसे की कमी से प्रोजेक्ट का काम रुक गया। तब बायर्स ने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति करके सब कुछ अपनी निगरानी में कराने का फैसला किया। फ्लैट बनने लगे और बायर्स को मिलने भी लगे। अभी भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फ्लैट बायर्स को अभी फ्लैट नहीं मिले हैं। ऐसे में अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की डेडलाइन एनबीसीसी ने 2024 तय की है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, बता रहे मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया। सिर्फ आम्रपाली का ये ड्रीम वैली ही नहीं बल्कि उसके कई दूसरे प्रोजेक्ट, चाहे वो आम्रपाली सफायर हो, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी 2 हो, वहां के बायर्स को भी पोजीशन लेटर दिया गया है और ये दावा किया गया है एनबीसीसी की तरफ से कि अगले 3 महीने में वो 10,000 फ्लैट बायर्स को उनको उनका फ्लैट दिला देगी। अगर टारगेट्स को और बड़ा किया जाए तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले 3 साल में 22,000 से ज्यादा होम बायर्स को, जो कि बायर्स है आम्रपाली बिल्डर के, उनको उनका घर मिल जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से एनबीसीसी अपना काम कर रहा है, ये सारे आंकड़े, ये सारे दावे सच होंगे। पहले अभी तक की जो डेडलाइन है एनबीसीसी की आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की, वो 2024 रखी गई है। हालांकि कोविड के चलते कई बार गाइडलाइन को बढ़ाया गया और बढ़ते हुए गाइडलाइन अब 2024 तक पहुंची है। उम्मीद यही करिए कि सभी बायर्स को घर मिल जाए। हालांकि 2024 तक भी अगर हम आंकड़े देखें तो 22,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स होंगे जो अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज अभी यहाँ से अच्छी खबर यही कि अब लोगों को उनके पोजीशन लेटर मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब एक वक्त पर जिस घर को पाने की उम्मीद किसी परिवार का पूरी तरह से टूट चुकी थी, अब उस उम्मीद में जान पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन सुजॉय दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और अब बात राष्ट्रपति चुनाव की। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग पूरी हो गई और वोटों की गिनती का काम 21 जुलाई को होगा, जबकि नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। इस बार चुनाव में एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद भवन में अपना वोट डाला। दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस समेत करीब 14 दलों का समर्थन हासिल है। लेकिन पार्टियों के समर्थन और वोटों की वैल्यू को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। यहां पर आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें वोटिंग किस तरीके से होती है, कौन वोट कर सकता है, सांसदों और विधायकों के वोट की वैल्यू तय किस तरीके से होती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जनता सीधे मतदान नहीं करती, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि देश के सबसे बड़े पद के लिए वोट देते हैं। चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों समेत सभी
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक शामिल होते हैं। लेकिन यहां आपको याद रखना चाहिए कि इसमें राज्यसभा के नामांकित सदस्य शामिल नहीं होते और न ही विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सांसद या एक विधायक का एक वोट नहीं होता। सांसद या विधायक अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, लिहाजा उनके हिस्से में वोट भी उसी अनुपात में होते हैं और इस तरह उनके वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो पहले हम आपको ये बताते हैं, समझाते हैं कि विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए पहले किसी राज्य की आबादी को उस राज्य के विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो संख्या आती है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो संख्या मिलती है वही विधायकों की वोट की वैल्यू होती है। इस तरह हर राज्य के विधायकों की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है क्योंकि हर राज्य की आबादी भी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की आबादी भी सबसे ज्यादा है, यानी कि वहां के विधायकों के वोटों की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। इस वक्त सभी राज्यों के कुल 4033 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया है और इस समय पूरे देश के विधायकों के वोट की कुल वैल्यू 5,43,231 है। चलिए अब समझते हैं सांसदों के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में 233 राज्यसभा और लोकसभा की सभी 543 सदस्य हिस्सा लेते हैं, यानी कुल मिलाकर 776 सांसद वोट करते हैं। इन 776 सांसदों की संख्या से देश के सभी विधायकों को वोटों की कुल वैल्यू यानी 5,43,231 को भाग दिया जाता है, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आएगी जो कि 700 हुई। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है, यानी अपने अपने राज्य में विधायक और केंद्र में सांसद वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहां भी एक समझने वाली बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर को प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। जैसे अगर चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो वोटर को अपनी पहली पसंद, दूसरी और तीसरी पसंद बतानी होगी, क्योंकि इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, इसीलिए वोटर को पहली और दूसरी पसंद बतानी होगी। इस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को करीब 61% वोट मिल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव वो जीत जाएगी और वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। उनसे पहले प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है और द्रौपदी मुर्मू की वजह से ओडिशा में लोग बहुत खुश हैं, खासकर उनका परिवार बेहद इमोशनल है। द्रौपदी मुर्मू के बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 12 साल उम्र में छोटे उनके भाई बहुत खुश हैं और गुड न्यूज टुडे से बातचीत में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू और अपने बचपन की यादें ताजा की। हम तो बहुत छोटे थे, वो पढ़ाई के लिए तो बोलते रहता था पढ़ाई करो, लेकिन हम थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई करने में। वो साथ में भी था, उसी टाइम हमको पढ़ाता था अभी। उसका बाद में वो भुवनेश्वर में, उसका बाद में गांव चले आया। गांव आने का बाद स्कूल जाते रहता था। उसका बाद मेरे को क्या ख्याल आया, मैं पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, वो तो उसी टाइम बहुत डिप्रेशन में था। उसका बाद वो धीरे धीरे वो ब्रह्मा कुमारी वाले आया। उसका बाद वो वाला ब्रह्मा कुमारी में चला गया। उसका बाद धीरे धीरे वो थोड़ा ये महसूस करने लगा, दिल को थोड़ा टाइट करने लगा। अंदर से तो हमेशा रोते ही रहता था, लेकिन हम लोग को दिखाता नहीं था, लेकिन हमेशा मतलब उन लोग का चिंता में रहता था। उसके बाद धीरे धीरे आदमी सब भी आने लगा, अच्छा बात करने लगा, तो उसको धीरे धीरे ठीक होने लगा। शादी के बारे में तो उतना जानकार नहीं था। वो हम उसी टाइम छोटा ही था। वो जीजाजी आया हुआ था घर पे। अच्छा। उसी टाइम आया हुआ था, मगर शादी नहीं हुआ उन लोग का। वो अपने आप मतलब लव मैरिज किए। उसी टाइम तो पापा ने हम सुने कि वो मना कर दिया था। बाद में उन लोग का खुशी होगा शायद दोनों का। भारत
शादी नहीं हुए थे। लव मैरिज में वो अपने आप शादी किए, कहाँ किए ये तो उतना जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष की सैर अब सिर्फ सपना नहीं रहा। अंतरिक्ष में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया की तमाम कंपनियां स्पेस टूरिज्म को आसान बनाने में जुटी हैं। और गुड न्यूज ये है कि आने वाले वक्त में रोजाना एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। रोमांच से भरपूर इस सफर को सस्ता और सहूलियत से भरा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स के अलावा एक चीनी कंपनी भी स्पेस टूरिज्म की रेस में कूद पड़ी है। अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में सदियों से इंसान की दिलचस्पी रही है। सैकड़ों बरस पहले ग्रहों और तारों की चाल की गणना से विज्ञान और ज्योतिष के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया गया। बड़े बड़े टेलीस्कोप से ग्रहों को बारीकी से परखने की कोशिशें की गई, लेकिन बरसों तक अंतरिक्ष को करीब से देखने की खुशनसीबी चंद लोगों तक ही सीमित रही। लेकिन अब विज्ञान और आधुनिक तकनीक ने आम जनता को अंतरिक्ष के करीब पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लिया है। धरती की जन्नत निहारने के बाद अब इंसान अंतरिक्ष की खूबसूरती को देखने निकल पड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हर साल 400 से ज्यादा उड़ानें धरती से अंतरिक्ष का रुख करेंगी। अब नया दौर स्पेस टूरिज्म का है। इस टूरिज्म की शुरुआत पिछले साल ही हो चुकी है। कई लोग अंतरिक्ष की सैर करके लौट भी आए हैं। खास बात यह है कि आने वाले दौर में स्पेस टूरिज्म और आसान होने वाला है। दुनिया में करीब 800 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष के फ्यूचर ट्रिप के लिए टिकट बुक करा चुके हैं। इस यादगार सफर के लिए इन लोगों की ट्रेनिंग भी जारी है और ये लोग अंतरिक्ष की सैर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अंतरिक्ष में पर्यटन के दरवाजे खोलने में दुनिया की 3 स्पेस एजेंसियों ने अहम रोल निभाया है। इनमें से स्पेस की सैर कराने वाली पहली कंपनी है रिचर्ड ब्रेंसन की वर्जिन गैलेक्टिक और दूसरी कंपनी है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और तीसरी कंपनी है एलन मस्क की स्पेस एक्स। लेकिन अब स्पेस टूरिज्म की बढ़ती डिमांड को देखते हुए दुनिया की तमाम दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चीन की कंपनी भी स्पेस में बड़े प्लान के साथ आगे आई है। वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस टूरिज्म के लिए 2 बड़े एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। इन एयरक्राफ्ट्स में अंतरिक्ष के लिए सैकड़ों फ्लाइट्स लॉन्च करने की क्षमता होगी। इससे बड़ी तादाद में लोगों को अंतरिक्ष की सैर का मौका मिलेगा। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में एक सीट की बुकिंग होगी। कंपनी ने 2025 तक सालाना 400 फ्लाइट्स का लक्ष्य रखा है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन पिछले महीने तक अंतरिक्ष के 5 सफल ट्रिप पूरे कर चुकी है। स्पेस एक्स आने वाले सालों में 4 नए ट्रिप की तैयारी में जुटी है। वर्जिन गैलेक्टिक के साथ उड़ान भरने के लिए 800 मुसाफिर पहले से ही वेटिंग लिस्ट में हैं। स्पेस एक्स तो आने वाले वक्त में अंतरिक्ष के साथ चांद और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी भी कर रही है। एलन मस्क ने तो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना भी बनाई है। अंतरिक्ष की सैर को आसान, सुरक्षित और सस्ती बनाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। चीन की कंपनी CAS स्पेस छोटे पैसेंजर ट्रिप के लिए अंतरिक्ष यान तैयार कर रही है। अगले साल ये कंपनी पहली टेस्ट फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजेगी। यानी अंतरिक्ष की सैर अब सिर्फ साई-फाई फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब कोई भी शख्स अंतरिक्ष को करीब से देखने का ख्वाब पूरा कर सकेगा और ये सफर उसके लिए ताउम्र यादगार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर। चेन्नई के नेपियर ब्रिज को शतरंज की तरह सजाया गया है। वजह यह है कि तमिलनाडु के ममल्लापुरम में 28 जुलाई से शतरंज ओलंपियाड शुरू होने वाला है। राज्य सरकार की कोशिश यह है कि इस आयोजन को शानदार बनाया जाए। इस जगह लोगों के कदम आकर थोड़ा ठहर जाते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये कैसी शतरंज की बिसात है, लेकिन ये कोई शतरंज की बिसात नहीं, बल्कि ये ब्रिज है, चेन्नई का मशहूर नेपियर ब्रिज।
ओलंपियाड से पहले चेन्नई के नेपियर ब्रिज को शतरंज की बिसात की तरह सजाया गया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो यहाँ से गुजरते हैं सेल्फी जरूर लेते हैं। शतरंज के ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की तरह दिखने वाले इस ब्रिज को काफी संख्या में लोग देखने भी पहुँच रहे हैं। 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक ये चेस ओलंपियाड प्रोग्राम चेन्नई में होगा और इस टाइम को लगभग 2000 और पार्टिसिपेंट्स अराउंड 200 कंट्रीज से आने वाले हैं। और हम यहाँ पे अब देख रहे हैं कि चेन्नई के जो नेपियर्स ब्रिज है उसको एक फेसलिफ्ट दिए गए हुए तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ये तमिलनाडु और चेन्नई सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और अब इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कई सारे एड मेथड्स लेके आ रहे हैं तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 28 जुलाई से 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा। ओलंपियाड में 187 देशों की 343 टीमें हिस्सा लेंगी। लगभग 2500 प्रतियोगियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें खिलाड़ी, कोच और इंटरनेशनल मीडिया शामिल है। भारतीय टीम में 25 खिलाड़ी होंगे। शतरंज ओलंपियाड के 99 साल के इतिहास में भारत को पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मेजबानी मिली है। ये भारत में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा और यही वजह है कि इसको लेकर चेन्नई में खास तैयारी की जा रही है। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अक्षय अनाथ, चेन्नई, गुड न्यूज टुडे।